हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फाइनेंस का मीनिंग देखा, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है, जिसमें आपने टोटलिटी में 7 पॉइंट देखे थे। इसके बाद हमने स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की कि फर्म का साइज क्या है, फर्म में एसेट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, फंड लाने का तरीका क्या हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को मेनली 3 तरीके के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन लेने होते हैं। और इन डिसीजन को लेने के लिए डिसीजन क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं, अर्जेंसी, पेबैक, रेट ऑफ रिटर्न, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारे के सारे मेथड है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए यूज किए जाते हैं। और फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए नॉर्मली डेट इक्विटी का एक मिक्सचर क्रिएट किया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब फाइनेंस मैनेजर के सामने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात आती है तो वो अपने माइंड में 2 ऑब्जेक्टिव कंसीडर करके चलते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपने ईबीआई टीपीएस एनालिसिस का चैप्टर देखा, उसमें आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर रहे थे। ईपीएस को मैक्सिमम करना मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर देखा था, या फिर आपने जो ये डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर देखा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमम कर रहे हैं। हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन में कि P0 निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, और लास्ट में मोदिग्लाइन एंड मिलर जो थे, एमएम थे, उन्होंने अपने बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करना भी बताई। हालांकि एमएम ने बिजनेस की वैल्यू के लिए बोला कि सेम ही रहेगी चाहे डिविडेंड देना या ना देना, वो अलग बात है। लेकिन वॉल्टर और गॉर्डन ने P0 निकलवाया। P0 कभी कम आता था, कभी ज्यादा आता था, तो जब उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बिजनेस की वैल्यू भी तो कम और ज्यादा होगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिविडेंड डिसीजन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, इसके लिए भी डिसीजन तो आपको 3 ही लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। दैट क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो ऑब्जेक्टिव एंड गोल में आपको मेनली 2 ऑब्जेक्टिव मेंशन करने हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, following are the 2 widely discussed objective of financial management. First one is profit maximization और दूसरा wealth maximization। पहले हम देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें हमारा टारगेट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैक्सिमम करना, ईपीएस मैक्सिमम करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, for any business firm the maximization of profit is often considered as the implied objective। देखो, कोई भी बिजनेस होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाए तो हर पर्सन बिजनेस करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ये एक इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, एंड देयरफॉर इट इज नेचुरल टू रिटेन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला गोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है maximization of profit. Based on this objective, the investment, financing and dividend policy decisions of a firm should be oriented to maximization of profit। तो इस केस में आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, नो डाउट, लेकिन डिसीजन आपको तीनों लेने पड़ेंगे। पैसा कहां से लाऊं सस्ते से सस्ता, इन्वेस्टमेंट कहां से करूं जहां से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए, और डिविडेंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मेरे पास कुछ रिटेन भी बच जाए
और मैं उस रिटेन को आगे इन्वेस्टमेंट करके फर्दर और प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। प्रॉफिट इज अ टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ ए फर्म। अगर आपको एक फर्म की एफिशिएंसी जाननी है तो आप उसके प्रॉफिट देखो। अगर पिछले साल एक कंपनी के प्रॉफिट 50 लाख है और इस साल 80 लाख है, 30 लाख के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो माना जाएगा कि कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। दिस ऑब्जेक्टिव लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे ये आइडिया लगता है कि आपने अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। अगर वेस्टेज करते तो प्रॉफिट कम होता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया होगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। It is also stated that this objective leads to social welfare. कैसे? Because goods and services desired by the society are produced in the greatest quantity possible as per available stock of productive resource. सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर को लगेगा मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाने की कोशिश करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और ज्यादा से ज्यादा जब वो क्वांटिटी बनाएगा वो सोसाइटी में अवेलेबल होगी, और ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा तो सोसाइटी में एक रीजनेबल रेट पे सोसाइटी में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। इफ ऑल बिजनेस फर्म्स ऑफ ए सोसाइटी आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, then the economic resources of the society as a whole would have been must efficiently, economically and profitably used. सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोड्यूसर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली तरीके से यूज करना पड़ेगा। So the profit maximization on objective of financial management will result in efficient allocation of resources, not only from the point of view of firm but also for the society as such. सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज है जिसको एक प्रोड्यूसर यूज करता है तो उसका एफिशिएंटली यूज कर पाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगी, 3 तरीके की डिसीजन लेगी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन। और जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उसका एक इकोनॉमिकल और एफिशिएंट तरीके से यूज करने की कोशिश करेगी। तो फायदा दोनों को होगा, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि अगर मैं अपने माइंड में केवल प्रॉफिट 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 लेकर चलूं तो मैं क्वालिटी अवेलेबल करवाने में शायद गलती कर सकता हूं, क्वालिटी के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज करते हुए चल सकता हूं। तो देखो शॉर्ट कमिंग क्या है, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसकी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव। एक तो इग्नोर रिस्क। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माइंड में आता है तो एक प्रोड्यूसर रिस्क को ध्यान में नहीं रखता, लॉसेस होने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुना है और आगे जाके हम 3rd चैप्टर देखने वाले भी हैं रिटर्न और रिस्क का। अगर आपको रिस्क ज्यादा लेनी है, अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको रिस्क ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर कहीं रिस्क ज्यादा है तो वहां पे रिटर्न आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जब आप प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हो तो फिर उस सिचुएशन में आप रिस्क को इग्नोर करना शुरू कर देते हो कि रिस्क ज्यादा से ज्यादा हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। The profit maximization does not take into, ये टॉक नहीं है, ये टेक है। Does not take into account the amount of risk which the firm undertakes in its attempt to increase the profit. वो कहते हैं रिस्क को ध्यान में नहीं रखना, मुझे तो केवल और केवल प्रॉफिट अपना बढ़ाना है। For profit maximization, the management may undertake all profitable investment opportunity regardless of the associated risk with them. जब आपके माइंड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेट हो गया, आप कहते हो रिस्क गई साइड में, मुझे तो केवल और केवल प्रॉफिट ध्यान में रखते हुए चलना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। कहते हैं प्रॉफिट जो है
ये एक वैल्यू कॉन्सेप्ट है और ये एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत तरीके के होते हैं। इन कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। प्रॉफिट का मतलब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे? टू इलस्ट्रेट, प्रॉफिट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं कहता हूं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है। अब मैंने बोला प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो आपको नहीं पता चला कि मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म की। अगर मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा अपने प्रोडक्ट की, क्वालिटी बेकार दूंगा, मार्केट में प्रोडक्ट बेचूंगा, एक एक बार मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, पहले साल तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज्यादा कमाना, तो उस सिचुएशन में पहले मैं क्या करूंगा, अपनी क्वालिटी मेंटेन करूंगा, प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता अवेलेबल करवाऊंगा, अकॉर्डिंगली जब लोगों को आदत पड़ जाएगी उसके बाद मैं अपने प्राइसेस वगैरह बढ़ा के अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, और क्वालिटी के साथ इन एनी केस कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो प्रॉफिट में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके अलावा आपने देखा हुआ है इट मे बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। कौन सा ज्यादा कमाना है? इट मे बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन टोटल एसेट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन परसेंटेज बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट रिटर्न है, एसेट का कितना परसेंट रिटर्न है, और या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रॉफिट का मतलब हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि आप कौन से प्रॉफिट की बात करते हुए चल रहे हो। पहला पॉइंट, शॉर्ट कमिंग्स में रिस्क को इग्नोर करता है। दूसरा, एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा, ये एक इश्यू आता है। तीसरा, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब आप केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हो या प्रॉफिट की बात करते हो, प्रॉफिट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो एनपीवी में आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आता है, जो कि प्रॉफिट तो नहीं है। प्रॉफिट का मतलब तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्रॉफिट जो है केवल और केवल वर्ड प्रॉफिट, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कॉस्ट। ये नहीं देखता कि मेरी कॉस्ट तो कब लग रही है और रिटर्न कब आ रही है, एंड देयर बाई इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। All the monetary benefits and cost are considered in absolute value terms। कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगी और 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आया तो 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। 5 लाख की कॉस्ट लगी, 7 लाख का रेवेन्यू आया तो नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का। लेकिन हो सकता है ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको 10 सालों में आ रहा हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे इग्नोर करते हुए चल रहे हो विदाउट एडजस्टिंग फॉर टाइम वैल्यू। टाइम की वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की 3 मेन शॉर्टकमिंग्स है। पहला, रिस्क को इग्नोर करता है, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है, और तीसरा जो पॉइंट है जो कि इसमें सेकंड गिवन है, दैट इज एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट, कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब होता है शेयर की वैल्यू से, शेयर की वैल्यू को मैक्सिमम करना। मैं अपना जो पी है, प्राइस पर शेयर, उसको मैक्सिमम करना चाह रहा हूं। डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर मॉडल, मैं चाहता हूं कि मेरा प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। वॉल्टर ने कहा अगर आप ग्रोइंग कंसर्न हो डिविडेंड मत पे करना, आपका प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। प्राइस मैक्सिमम होने का मतलब आपकी वेल्थ मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव of the financial management is procurement of fund। पैसा कहां से लाओगे? एट एन ऐसी जगह से लाऊंगा जहां पे कॉस्ट कम से कम आएगी। एंड दूसरा, यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? यूटिलाइजेशन इस तरीके से करूंगा, बेस्ट पॉसिबल मैनर में करूंगा, ताकि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्निंग आ सके। It will help us to increase the shareholders wealth, और इसी से शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ती है।
आप वॉल्टर के फॉर्मूले में के ई को कम करते जाओ। अगर आप वॉल्टर के फॉर्मूले में के ई जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसको कम करते जाओगे तो आपका पी जीरो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से जो आर था रेट ऑफ रिटर्न, आप आर को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाते जाओगे, आपका प्राइस पर शेयर बढ़ता जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम से कम होना और प्रॉफिट दैट इज अर्निंग का ज्यादा से ज्यादा होना आपके प्राइस को बढ़ाएगा। अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। विच इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। ऑफन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, बट दिस ऑब्जेक्टिव हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन रिसेंट ईयर। ऊपर कमियां देख के आए आप, रिस्क को इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट है। बिकॉज इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, does not consider the risk or uncertainty of prospective earnings and does not take care of the social responsibility of the business। जब आपके माइंड में प्रॉफिट घर कर जाता है एक बार, तो आप सोसाइटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, आप केवल और केवल अपना ही फायदा देखने की सोचने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कमियां हैं, जिसकी वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव माना जाता है। An alternative to the profit maximization is the objective of wealth maximization. Here, by wealth maximization, we mean wealth maximization का मतलब है maximizing the value of the firm to its shareholder। और शेयर होल्डर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर एक शेयर का प्राइस आज 10 रुपए है, 1 लाख शेयर आपने इश्यू किए हुए हैं, तो वेल्थ आपके बिजनेस की 10 लाख रुपए। यही अगर आप बिजनेस में अच्छा करते हो, ग्रोथ कमाते हो और आपके शेयर का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 25 रुपए हो जाता है, 1 लाख शेयर है तो आपके बिजनेस की वैल्यू 25 लाख रुपए हो गई, 10 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई, वेल्थ बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजिंग मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बिजनेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी कॉमन स्टॉक। जो कंपनी के कॉमन स्टॉक होते हैं, कॉमन स्टॉक की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इट टेक्स इनटू अकाउंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग पर शेयर। जब एक बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती है तो प्रेजेंट अर्निंग क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, फ्यूचर अर्निंग को भी ध्यान में रखा जाता है। याद करो, आप जब P0 वगैरह कैलकुलेट करते हो, या P0 छोड़ो, एनपीवी की बात करो, जब आप कंपनी का एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होते हो किसी प्रोजेक्ट का, तो आप फ्यूचर अर्निंग को ही तो कंसीडर करते हो कि फ्यूचर में मुझे इतना इतना पैसा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करता हूं कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। द टाइमिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखते हो, एंड रिस्क ऑफ दीज अर्निंग, जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अप्लाई करते हो, जिसके आप फैक्टर यूज करते हो, वो क्या है? रिस्क को ही तो कंसीडर करते हुए चल रहा है। द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, जो डिविडेंड डिसीजन आप लेते हो, एंड मेनी अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। अगेन मैं यही कहूंगा, मार्केट प्राइस को कौन अफेक्ट करता है? 3 डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। The market price serve as a performance index और report card of the firm progress। एक शेयर के प्राइस से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि एक फर्म की ग्रोथ क्या है। It indicates how well management is doing on behalf of equity shareholder। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर डे टू डे बिजनेस में तो हिस्सा लेते नहीं है, उनके बेसिस पे कौन काम करता है, उनके बिहाफ पे कौन काम करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाए? कहते हैं प्राइस देखो, अगर आपके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कंपनी का। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एनपी, बोल दिया ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है यहां पे हम अपने एनपीवी को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं।
क्योंकि जब आप एनपीवी की बात करते हो तो एनपीवी में आप अपनी कॉस्ट को माइनस करके आते हो, इनिशियल वाली, साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फैक्टर अप्लाई करके आप अपने इनफ्लोज की वैल्यू को भी कम कर लेते हो। तो अकॉर्डिंगली एनपीवी जो है वो एक तरीके से रियल प्रॉफिट है, जो कि फाइनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क को कंसीडर करने के बाद एक कंपनी कमा सकती है। और एनपीवी का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाउंड आउट बाय डिस्काउंटिंग। जो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते थे वो क्या थे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग किसको डिस्काउंटिंग करते थे? फ्यूचर अर्निंग को, जो फ्यूचर कैश फ्लो आते थे, एट ए रेट जिसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट हम बोलते हैं, विच रिफ्लेक्ट दियर टाइमिंग्स, टाइम के अकॉर्डिंगली वो फैक्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड अनसर्टेनिटी। ए फाइनेंशियल एक्शन विच क्रिएट्स ए पॉजिटिव एनपीवी। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे ये हमारे लिए अच्छा है, इसलिए ही बोलते थे क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। फाइनेंशियल एक्शन रिजल्टिंग इन नेगेटिव एनपीवी आता था तो हम इसको क्या कर देते थे? रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो हमारे शेयर होल्डर वेल्थ को कम कर देगा कहीं ना कहीं। अमंग ए नंबर ऑफ डिजायरेबल प्रोजेक्ट द वन विद द, अगर एनपीवी हाईएस्ट होता था हम उसको सिलेक्ट कर लेते थे, शुड बी एक्सेप्टेड। इफ दिस क्राइटेरिया इज फॉलोड इन मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन द वेल्थ और एनपीवी ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम। तो अगर आपको अपनी वेल्थ मैक्सिमम करनी है तो एक तो प्राइस पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एक एनपीवी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन प्राइस पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होनी चाहिए। डिविडेंड डिसीजन प्राइस पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनपीवी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैसे? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका सुपीरियरिटी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन प्रेजेंट सिनेरियो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कंसीडर्ड बेटर। कारण क्या है? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये कारण है जिनकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बेटर ऑब्जेक्टिव है इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ अगर मैं पॉइंट वैसे ही बताने की कोशिश करूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने रिस्क को इग्नोर किया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करके चलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कौन से प्रॉफिट की बात चल रही है, लेकिन वेल्थ का मतलब प्राइस पर शेयर को मैक्सिमम करना ही है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमम करने की बात चल रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को आपने इग्नोर किया, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलते हैं। 3 पॉइंट तो आप यही मेंशन कर सकते हो। फिर भी देख लेते हैं इनकी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज में। पहला, फर्स्ट पॉइंट, इट मेजर्स बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। ये प्रॉफिट को नहीं, ये कैश फ्लो की बात करता है। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स हो सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो एक ही होते हैं जो आपने कैपिटल बस्टिंग में कैलकुलेट किए। कैश फ्लो अवॉइड कंफ्यूजन एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो पहला पॉइंट वही आ गया कि उसमें एक एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट चलता है प्रॉफिट का, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो चलता है जो कि एम्बिग्यूटी नहीं है। सेकंड पॉइंट, इट रिकॉग्नाइजेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। हमने ऊपर भी देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा था, इसने कंसीडर कर लिया। बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर एट ए सर्टेन डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और तीसरा पॉइंट वही, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को इग्नोर किया गया, ये रिस्क को कंसीडर करता है। इट एनालाइजेस रिस्क and uncertainty so that the best course of action can be selected out of different alternatives। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर बताना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर कैसे है, तो आपको ये याद नहीं करना कि इसके कारण क्या है, आप याद करो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कमियां क्या है।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क इग्नोर करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ने कंसीडर कर लिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ने कंसीडर कर लिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो प्रॉफिट की बात करता है, नहीं पता कौन से प्रॉफिट की बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैश फ्लो को कंसीडर करता है, कैश फ्लो इज नॉट एन एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्ट। तो इन शॉर्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर और सुपीरियर देन, ये दैट नहीं है, ये देन है, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो दो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कह सकते हो कुछ कमियां हैं, 3 कमियां हैं, इग्नोर रिस्क, एम्बिग्विटी कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस पर शेयर। चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, डिसीजन 3 लेने हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर माना जाता है इन कंपैरिजन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसे? इन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया, रिस्क को कंसीडर किया और प्रॉफिट की जगह कैश फ्लो को कंसीडर किया, जो कि एक ही कॉन्सेप्ट है, एम्बिग्विटी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो दो मेन ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी दे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी दे, इसके अलावा दो कोई भी गलत आइटम और दे दे और आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपने दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रेफर करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वैसे तो मैं इस पॉइंट के लिए यही कहूंगा कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो हमने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ ली, फिर भी अलग से एक टॉपिक गिवन है हमारे स्टडी में, डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ये टॉपिक हमारे क्या डिस्कस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो दो ऑब्जेक्टिव हमने देखे दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इसी पॉइंट को ये डिस्कस करता है। तो देखो यहां पे 4 कॉलम बना दिए गए कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 गोल हैं, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना, जबकि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है आपका जो शेयर है मार्केट में उसका मार्केट प्राइस ज्यादा होना, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर की यहां पे बात चल रही है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसके एडवांटेजेस ये हैं, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट करना इजी है, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो कि ये फाइनेंशियल डिसीजन होगा तो ये आप प्रॉफिट कमाओगे, जो कि हम आगे जाके ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में डिस्कस भी करेंगे कि आप अगर डेट से फंड लेकर आते हो हमारा प्रॉफिट इतना होगा, इक्विटी से पैसा लेकर आते हो हमारा प्रॉफिट ये होगा। तो फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट को इजीली लिंक किया जा सकता है, जबकि यही अगर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है। प्रॉफिट कमाना आपका एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, बट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्फसाइज द लॉन्ग टर्म, क्योंकि शेयर का प्राइस अचानक से नहीं बढ़ने वाला, वो कहीं न कहीं कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है और उसमें टाइम तो लगता है। रिकॉग्नाइजेस रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब आप बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तो सिंपल सी बात है, जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात आती है तो ये रिस्क भी कंसीडर करते हैं कि हो सकता है प्राइस गिरे,
और अनसर्टेनिटी, प्राइस बढ़ाने की उम्मीद तो है बट कहीं ना कहीं वो अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर को कभी भी सर्टेनिटी के साथ आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइजेस द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ये कहीं ना कहीं ये भी कंसिडर करेगा कि 5 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा। ऑफ कोर्स कंसिडर रिटर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेयर का प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू होती है शेयर की, वो रिटर्न पे डिपेंड करती है, ईपीएस पे डिपेंड करती है। हम देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से अर्निंग और प्राइस का लिंक होता है। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अगर बेनिफिट्स की बात करें, इट कंसीडर लॉन्ग टर्म पीरियड, इट कंसीडर रिस्क, इट कंसीडर अनसर्टेनिटी, इट कंसीडर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न एंड इट कंसीडर रिटर्न्स। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है एम्फेसाइज द शॉर्ट टर्म, और अगर शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट, हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। जबकि अगर आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म देखोगे, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। डिसएडवांटेजेस और क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? इट इग्नोर्स रिस्क और अनसर्टेनिटी। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप रिस्क भूल जाते हो, जो कि हमेशा होती है, अनसर्टेनिटी भूल जाते हो, जो गलत होता है। इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, आप ये भूल जाते हो कि प्रॉफिट कब आएगा। रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्सेस, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो एडवांटेजेस है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड स्टॉक प्राइस, कहीं ना कहीं एक क्लियर लिंक नहीं हो पाता। जैसे आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कहा कि इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट्स, जो कि डिसएडवांटेजेस है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। फाइनेंशियल डिसीजन क्या लूं तो शेयर का प्राइस क्या होगा, इस चीज को सर्टन या मेजर करना मुश्किल है। कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, अब अगर आप पूरा कोशिश कर रहे हो कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़े, लेकिन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमी में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरीके से चल रहा है, या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरीके से चल रहा है, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो ही नहीं रहा, दैट विल लीड टू एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर द मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अपने फायदे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अपने फायदे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अपने डिसएडवांटेजेस है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अपने डिसएडवांटेजेस है। सिंपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा शेयर्स की वैल्यू क्रिएट करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फायदे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना इजी है, और फाइनेंसिंग डिसीजन और प्रॉफिट के बीच में लिंकेज काफी इजी है। जबकि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म को कंसीडर करता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसीडर करता है, रिटर्न को कंसीडर करते हैं, और रिटर्न की टाइमिंग को भी कंसीडर करते हैं। जबकि ये चारों के चारों आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म है, टाइमिंग को कंसीडर नहीं करते, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करते, और इमीडिएट रिसोर्सेज की वहां पे जरूरत होती है टू अर्न द प्रॉफिट। डिसएडवांटेज ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ की बात करें तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस थे वो आप शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। देयर इज नो लिंकेज बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड शेयर प्राइस, एंड ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन अगर शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी तो उस सिचुएशन। तो सिंपल पॉइंट है, एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, हमें सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए। हेडिंग पुट करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
और इसके बाद ये जो टेबल बनी हुई है एज इट इज ये टेबल कॉपी कर लो, 4 कॉलम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, फायदे और नुकसान। The modern approach is an improvement over the traditional approach। क्वेश्चन कहता है कि एक तो मॉडर्न जो अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच है इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी और अब है एक मॉडर्न अप्रोच। तो क्वेश्चन कहता है मॉडर्न अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? देखो एग्री तो हम करते हैं नो डाउट, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम केवल और केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता था। फाइनेंशियल मैनेजर का जो काम होता था वो केवल और केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता था। लेकिन आज के टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजर का काम केवल और केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं, मेनली उसका काम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। फोरकास्टिंग है, फ्यूचर में किस तरीके से हमें फोरकास्टिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, डिविडेंड डिसीजन लेने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने हैं। तो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं जो मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर का स्कोप है वो काफी वाइड है इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो क्या कहते हैं, द मॉडर्न अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे? कहते हैं नो डाउट मॉडर्न अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहते हैं इंप्रूवमेंट तो है। कैसे? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, द फाइनेंस फंक्शन इज कन्फाइंड टू रेजिंग ऑफ फंड। फाइनेंस फंक्शन में क्या कवर होता था? केवल और केवल एक फंक्शन कि पैसा कहां से आएगा। दिस वॉज द ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच द फाइनेंस फंक्शन कवर बोथ रेजिंग ऑफ फंड एज वेल एज कमिटमेंट ऑफ फंड। कमिटमेंट ऑफ फंड का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच में हम रेजिंग ऑफ फंड तो ध्यान में रखते ही रखते हैं जो ट्रेडिशनल में रखते थे, लेकिन साथ में कमिटमेंट ऑफ फंड भी ध्यान रखते हैं, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी ध्यान में रखते हैं टू न्यू और ऑनगोइंग स्कीम्स। और वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी को एक्सपेंशन करने में यूज किया जा सकता है, या फिर किसी नई स्कीम में भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हुए चल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, as per modern approach, the meaning of finance function is confined not only to acquisition of fund but also to making effective use of such fund। तो सिंपल अभी तक आपने यही ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच केवल और केवल रेजिंग ऑफ फंड पे ध्यान देती थी, पैसा कहां से लाए, लेकिन मॉडर्न अप्रोच रेजिंग ऑफ फंड के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं। Thus, modern approach provides analytical framework for financial problems. It attempt to answer the questions like, आज की जो मॉडर्न अप्रोच है वो आपको इन क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करती है। किन क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करती है देखते हैं। पहला, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइज शुड अरेंज। कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड अरेंज करना है उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, ये तो रेजिंग ऑफ फंड हो गया। व्हाट स्पेसिफिक एसेट शुड एन एंटरप्राइज एक्वायर, दैट इज यूटिलाइजेशन। कि कौन कौन सी एसेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करनी है, दैट इज रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड।
हाउ शुड द फंड रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड, अगेन रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फंड, कि पैसा जो चाहिए, ये जो टोटल वैल्यू ऑफ फंड चाहिए, ये कहां से आएगा, हाउ. व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का कंपोजिशन क्या होगा, करंट लाइबिलिटी कितनी, लॉन्ग टर्म डेट्स कितने, इसका कंपोजिशन क्या होगा. एंड हाउ शुड प्रॉफिट बी एलोकेटेड, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. हाउ शुड प्रॉफिट बी एलोकेटेड. तो सिंपल अगर मैं कहूं, ये है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये है आपका डिविडेंड डिसीजन. ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी चीज पे टिका हुआ है कि हमें तीन तरीके के डिसीजन कंसिडर करने हैं यहाँ पे. फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा कहां पे यूज करेंगे, और जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा. तो किसी भी आंसर को फॉर्म करते वक्त आप ये तीन पॉइंट कंसिडर करते हुए चल सकते हो. अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कैसे करना है, कहते हैं टू सॉल्व द अबव क्वेश्चन द फॉलोइंग डिसीजन आर टू बी टेकन. जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, आप तीन डिसीजन लोगे, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन. जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे उससे ये जो आपका सेकंड पॉइंट है ये सॉल्व हो जाएगा. फाइनेंसिंग डिसीजन लोगे उससे आपका ये पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कवर हो जाएगा. और डिविडेंड डिसीजन से आपको आपका जो फिफ्थ, जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा. Thus, acquiring to modern financial thinker following are the function. तो आज के टाइम पे मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर के ये फंक्शन है. प्लानिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल की प्लानिंग करना, कितना डेट कितना इक्विटी. कलेक्शन ऑफ कैपिटल, कहां से पैसा आएगा, इक्विटी इश्यू करूंगा, प्रेफरेंस इश्यू करूंगा, शॉर्ट टर्म पैसा लेके आऊंगा, लॉन्ग टर्म लेकर आऊंगा. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा. मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग का मतलब है वही डिविडेंड डिसीजन, कि जो आप अर्निंग कमाओगे उसका मैनेजमेंट करना, कितना डिविडेंड दूंगा और कितना अपने पास एज ए रिटेन्ड अर्निंग रखूंगा. एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, एनपीवी वगैरह कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस करना. अलोंग विद दीज फंक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजर has to resolve those financial problem also which arise in the situation like liquidation. इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी को लेकर कोई क्वेश्चंस राइज होते हैं कि क्रेडिटर्स पे करने 5 लाख रुपए के और वो हम टाइमली पे नहीं कर पा रहे, तो उनका भी सॉल्यूशन करना. रीऑर्गेनाइजेशन, अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो कि फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा, वी हैव टू मूव टू स्टील सेक्टर. अब्जॉर्प्शन, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना, मर्जर करना, मर्जर एक्विजिशन लाइक स्कीम्स आप अडॉप्ट करते हुए चल सकते हो. तो सिंपल सा अगर मैं कहूं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल अप्रोच इज ओनली कन्फाइंड टू रेजिंग ऑफ फंड, बट मॉडर्न अप्रोच इज रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फंड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. तीन डिसीजन लेने आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा कितना लेकर आना है और कहां से लेकर आना है. इसके अलावा लिक्विडेशन से रिलेटेड, मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड और रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन भी मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं. तो दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ कि मॉडर्न अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल अप्रोच. आप इजीली इसका आंसर मेंशन करते हुए चल सकते हो.
करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन आप बचपन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हो। बचपन से मतलब 11th क्लास से, नॉर्मली स्टूडेंट्स 11th क्लास से अकाउंटिंग पढ़ते हैं। 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाउंडेशन, इन सब जगह आप कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ के आते हो। अब आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट कैसे है? दोनों को अगर देखा जाए तो फर्क तो केवल और केवल वर्ड मैनेजमेंट और अकाउंटिंग वर्ड का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल और केवल उसकी अकाउंटिंग की जाती है। सिंपल अगर मैं कहूं, अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जबकि मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। तो मेन जो डिफरेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलता है। देखते हैं किस तरीके से ये डिफरेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग is concerned with the recording of the fact and transaction in monetary terms। परचेज किया, सेल किया, इन ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर लेते हो, दिस इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन में इंक्लूडिंग दैट प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और पर्पज क्या होता है हमारा? लास्ट क्लास में आपने देखा, पर्पज होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो है रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेते वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए चलता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ये ऊपर वाली वही लाइन है कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी यूज करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी यूज करता है। सो वी कैन से दैट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है केवल और केवल इंफॉर्मेशन कलेक्शन की प्रोसेस, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। द फाइनेंशियल मैनेजर कैन नॉट प्रोसीड unless he gets reliable information from the अकाउंटिंग सेक्शन। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजर को अगर कोई डिसीजन लेना है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने उसको गलत इंफॉर्मेशन दी तो डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर तब तक सही से डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि अकाउंटिंग सेक्शन से उसके पास एक रिलायबल डेटा, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग and financial management are quite distinct, yet both have a role to play which is complementary to each other।
तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जब तक मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगी फॉर द डिसीजन मेकिंग, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। और फाइनेंशियल मैनेजर को जब तक अकाउंटिंग की रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो सही से डिसीजन नहीं ले सकते। इट कैन बी सेड दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट्स व्हेन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेंड्स नहीं है, ये एंड्स है, आप बी काट दो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब स्टार्ट होता है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होता है। जैसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होता है जहां कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म होता है, तो जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होता है वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो आप दोनों के बीच में रिलेशन को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। कैसे? पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच, और उसी के बेसिस पे तो द अर्निंग पर शेयर, द कैश फ्लोज एटसेट्रा कैन बी असर्टेन्ड फॉर फर्दर यूज, जो कि हम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन में यूज करते हुए चलते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन ले लो। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर देखा, लीवरेजेस का चैप्टर देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर देखा, जहां पे आप देखोगे आप ईपीएस कैलकुलेट करते हुए चल रहे थे। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग देखा, कैश फ्लो की जरूरत थी, वो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए डेटा जो आप यूज कर रहे थे, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, वो कहां से आया हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब आप एनुअल कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते थे, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस कहां से आए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ईपीएस, कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, तभी हम अपने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपर बेसिस पे ले पाते हैं। सेकंड रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कहां से पता चलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जनरल एंट्रीज की थी, वहीं से तो हमें प्रॉफिट पता चले। दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, और उसी के बेसिस पे तो आप डिविडेंड पॉलिसी फॉर्म करते हो। वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल कहता है ई अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ₹10। कहां से पता चला आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जब आपको बताया कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से एग्जांपल 1 लाख रुपए है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, तभी तो आपको पता चला कि 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको डिविडेंड कितना देना है और रिटेन कितना करते हुए चलना है। थर्ड रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये बात हो गई हमारे लिए पुरानी, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एज रिफ्लेक्टेड इन द, और वो कैसे होता है? जब शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। एक शेयर जिसका मार्केट प्राइस 10 रुपए है, 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 10 10 लाख रुपए आपके बिजनेस की वेल्थ है। यही जब शेयर का प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो जाता है, 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 50 आपके बिजनेस की वेल्थ 50 लाख हो गई। ये कहां से आएगा? विच इज इन्फ्लुएंस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द प्रॉफिट फिगर डिस्क्लोजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मार्केट प्राइस किस पे डिपेंड करता है? मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन, एक इन्वेस्टर को लगता है कि एक फर्म है जो फ्यूचर में ग्रो करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट कमाएगी
वही तो डिविडेंड देगी। जो प्रॉफिट कमाएगी वही तो पैसा रिटेन करके फर्दर इन्वेस्ट करेगी और फर्दर ग्रोथ कहीं ना कहीं जनरेट करेगी। अकॉर्डिंगली बेनिफिट किसको होगा? फाइनली शेयर होल्डर जिसने पैसा लगा रखा है उसकी वेल्थ इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस रिलेटेड होता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट आपको कहां से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फोर्थ रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज necessary information regarding receivable management, liquidity management, that is cash management कह सकते हो आप liquidity management को। liquidity management को आप cash management बोल सकते हो। payable management, that is creditors management, is all provided by the financial accounting to the financial manager। आप कहते हो कि मैं रिसीवेबल मैनेज करूंगा। रिसीवेबल का मतलब डेटर्स को मैनेज करना। डेटर्स की पहले फिगर तो पता चले आपको, तभी तो उसको मैनेज करोगे। और डेटर्स की फिगर कौन बताएगा? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कैश को मैनेज तो तभी करोगे जब कैश की फिगर आपको पता चलेगी। कैश की फिगर पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। कहां से पता चलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। पेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स को मैनेज करना है, कलेक्शन करना है, पेमेंट करना है। कैसे पता चलेगा? क्रेडिटर्स को कब पे करना है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा पता चलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एज सच अपने आप में कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रिकॉर्डिंग, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज ना किया जाए। और फाइनेंशियल मैनेजर तब तक डिसीजन नहीं ले सकता जब तक उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एक रिलायबल इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। Thus, although financial accounting and financial management differ from each other in many respects, yet both of them are a must for every organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग भी मेंटेन करनी है और मैनेजमेंट भी करना है, एज दे परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिफरेंट कैसे है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री किस तरीके से है और उनमें क्या रिलेशन है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ईपीएस कैश फ्लो यूज करता है फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, उसके लिए डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आता है। इसी तरीके से डिविडेंड पॉलिसी तभी तो डिसाइड करोगे जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से प्रॉफिट पता चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट पता चलेगा। इसी तरीके से मार्केट प्राइस पर शेयर भी आपको तभी पता चलेगा जब आपको प्रॉफिट वगैरह पता चलेंगे, और डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड होता है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। और ऑफ कोर्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, इनको करने के लिए डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही आपको मिलने वाला है। तो दिस इज द डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंशन बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट है, तो भी हमें यही आंसर लिखना है। किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भी हमें यही आंसर मेंशन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इससे रिलेटेड अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कशन करके आए हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रास्ट द salient features of the traditional and modern approaches to financial management। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की फीचर्स बतानी है ताकि आप दोनों में क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको, कंट्रास्ट देख सको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेफ्ट साइड में है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच और राइट साइड में है आपके पास मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर बात करें तो हम अभी देख के आए थे, ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्कोप है वो नैरो है, वो केवल रेजिंग ऑफ फंड पे कॉन्सेंट्रेट करता था, जबकि मॉडर्न अप्रोच का स्कोप वाइड है, वो रेजिंग ऑफ फंड के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात भी करता है। तो पहला पॉइंट आपका स्कोप, स्कोप वाज लिमिटेड टू ओनली रेजिंग ऑफ फंड व्हेन नीडेड, जबकि मॉडर्न अप्रोच का जो स्कोप है हैज वाइडेंड, बड़ा है, क्योंकि ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की भी बात करता है। सेकंड पॉइंट, फाइनेंस फंक्शन वाज व्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटसाइडर्स, दैट इज दोज हु सप्लाई फंड, क्योंकि यहां पे केवल और केवल रेजिंग ऑफ फंड की बात थी। तो जिन लोगों ने फंड दिया आपको, आप उन्हीं के बेसिस पे अपने फंक्शन करते हो कि सप्लायर ऑफ फंड ये है, अगर ये फंड नहीं देगा तो मैं आगे किस तरीके से अपना बिजनेस चला पाऊंगा, तो आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। जबकि फाइनेंस फंक्शन इज नाउ कंसीडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंसाइडर दैट इज दोज हु यूजेस द फंड। तो बात वही है कि पहले केवल रेजिंग ऑफ फंड ट्रेडिशनल था, जबकि मॉडर्न में रेजिंग ऑफ फंड के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी है। तो मैं जब ट्रेडिशनल में देखता था तो केवल और केवल सप्लायर ऑफ फंड का पॉइंट ऑफ व्यू देखता था, जबकि मॉडर्न अप्रोच में यूज ऑफ फंड भी देखना है मुझे कहां पे करना है। और तीसरा, फोकस वाज मेनली ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जबकि मॉडर्न अप्रोच में हम लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की भी बात कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। आप जो पीछे क्वेश्चन नंबर 5 देख कर आए हो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, उसी को पढ़ लो, उसी के बेसिस पे आप इजीली दोनों में डिफरेंस लिखते हुए चल सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच नैरो स्कोप, मॉडर्न अप्रोच वाइड स्कोप। ट्रेडिशनल अप्रोच केवल रेजिंग ऑफ फंड पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मॉडर्न अप्रोच रेजिंग के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पे भी कॉन्सेंट्रेट करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच केवल और केवल सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, जबकि मॉडर्न अप्रोच सप्लायर के साथ साथ इनसाइडर का पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज यूजेस ऑफ फंड का भी कंसिडरेशन लेते हुए चलता है। और फोकस की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच केवल और केवल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता था, जबकि मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी करते हुए चलते हैं। तो ये एक सिंपल छोटा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आप इजीली इस आंसर को कवर कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजर हैज नो रोल टू प्ले इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। गलत है ऑफ कोर्स, क्योंकि आज के टाइम पे बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर ही नहीं सकती। तो यहां पे क्वेश्चन है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई रोल नहीं है, कमेंट करो। ऑफ कोर्स है रोल, तो क्योंकि क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को फंड रेज नहीं करना, या क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कोई डिसीजन नहीं लेना कि इस फंड को कहां पे यूज करूं? ऑफ कोर्स लेने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल टाइप ऑफ कंपनी। जैसे मैंने पहले भी कहा
बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वेदर इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहे ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी चाहे मैन्युफैक्चरिंग नेचर की हो चाहे कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी हो, हर एक को पैसा रेज करना है, हर एक को यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना है। ही इज कंसर्न्ड विद ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग, रेजिंग ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, कंट्रोलिंग द फंड दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन एन एफिशिएंट मैनर। और आप खुद सोचो, क्या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग नहीं करनी कि पैसा रेज नहीं करना या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में नहीं सोचना या फंड आया तो कहीं भी लगा दिया, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन बाय डिसीजन मेकिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी ये डिसीजन लेने हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी टारगेट है। आफ्टर टेकिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू अकाउंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आज अगर 1 करोड़ रुपए लगा के 10 साल के बाद अगर 1 करोड़ रुपए वापस आए, कोई फायदा नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, और उसके लिए यू हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके अलावा फाइनेंसिंग डिसीजन थ्रू ए बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फिर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स प्लानिंग, कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, टैक्स प्लानिंग भी करनी है। थोड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऐसे एरियाज में भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जहां पे टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलते हो। प्राइसिंग, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट मिक्सचर क्या हो, सीवीपी एनालिसिस दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, इस सारे के सारे डिसीजन कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को लेने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, प्राइसिंग कितना रखना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना है, टैक्स को देखना है, टैक्स की प्लानिंग भी करनी है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट क्या होना चाहिए, कहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और इनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक ट्रेडिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो दिस इज द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें अगर मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूं तो मेन क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, दोनों में डिफरेंस भी आप एनालाइज करते हुए चल सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजर का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। तो देखो, हमने दो ऑब्जेक्टिव देखे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसमें सुपीरियर जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाए, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, शॉर्ट में इसको EVA के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ लिया है तो हो सकता है आपको EVA वहां पे भी देखने को मिला हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इट इज ए मींस, तरीका है एक
क्या किस चीज का तरीका है? टू मेजर शेयर होल्डर्स वैल्यू क्राइटेरिया। शेयर होल्डर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का एक तरीका है। क्या है ये? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नॉन एज EVA इज द आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद कैश फ्लो जनरेटेड बाय ए बिजनेस। नॉर्मली बात करूं, आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तो वो आफ्टर टैक्स हो गया। अब आफ्टर टैक्स से कैश फ्लो, अगर मैं आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करता हूं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूं, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूं, तो उस फिगर को बोल दिया जाता है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो एक्चुअल में क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड कर लिया जाए तो उसको बोल दिया जाता है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय ए बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है, कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, और कैपिटल के अंदर डेट्स भी हो सकता है। उस कैपिटल की कॉस्ट माइनस करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट होती है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी कॉस्ट होती है प्रेफरेंस डिविडेंड, और डेट्स की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, जो कि हम आगे जाके पूरा का पूरा एक चैप्टर देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, जहां पे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां पे सिंपल मैं बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड किया डेप्रिसिएशन, वो बना आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, और उसमें से माइनस कर दिया जो भी इक्विटी वालों के डिविडेंड है, प्रेफरेंस वालों के डिविडेंड है, डेट्स के लिए जो इंटरेस्ट है, दैट इज नॉन एज EVA। इट हैज डिप्लॉयड टू जनरेट दैट कैश फ्लो। और ये कैपिटल आपने क्यों लगाई है? कैपिटल आपने लगाई है टू जनरेट दैट कैश फ्लो। इस कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए आपने जो कैपिटल लगाई है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो मीनिंग है वो एक तरीके से फॉर्मूले से बनाने की कोशिश की गई है। कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय ए बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये फॉर्मूला आगे हम देखेंगे भी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन, अब अगर आपको लगता है कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया, चलो ठीक है, वो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बन गया, और उसमें से अगर डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब माइनस कर दिया जाए तो ये भी कंपनी का प्रॉफिट है। नो डाउट प्रॉफिट हो सकता है, बट यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज डिफरेंस बिटवीन EVA अलग है, अर्निंग पर शेयर अलग है, रिटर्न ऑन एसेट अलग है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अलग है एज ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो इसमें EVA तो हम देख ही रहे हैं क्या है। अर्निंग पर शेयर आपके लिए नया नहीं है, आप रेशियो एनालिसिस पढ़ के आते हो कहीं ना कहीं। EPS कहते हैं EPS और EVA अलग अलग है। रिटर्न ऑन एसेट ROAB आप पढ़ के आते हो रेशियो एनालिसिस में, ये रिटर्न ऑन एसेट भी अलग है। एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, लास्ट क्लास में हमने जब मेथड्स की बात कर रहे थे डिसीजन क्राइटेरिया में, तो वहां पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया था नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कहा था
कि हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड भी मैं सिंपल फिलहाल यही कहूंगा कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एज ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, तो सिंपल ये लाइन आपको कहना चाहती है ईवीए, ईपीएस, रिटर्न ऑन एसेट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये अलग अलग है। अर्निंग पर शेयर, सबको पता है अर्निंग पर शेयर क्या होता है। एक शेयर पे कंपनी ने अर्निंग कितनी कमाई, एक शेयर पे कंपनी ने कितनी अर्निंग कमाई का मतलब है, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास एक शेयर है, उस शेयर के बदले में मैंने कंपनी को 10 रुपए दिए, शेयर परचेज किया मैंने कंपनी का और उसके बदले में मैंने कंपनी को 10 रुपए दिए। उस 10 रुपए को कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पे से एग्जांपल 1 रुपया कमाया, तो दैट 1 रुपी इज द अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर में इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा जब कंपनी ने फर्दर इन्वेस्ट किया तो उस पे कंपनी ने क्या कमाया, दिस इज द अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला यहां पे नहीं लिखा हुआ, बट अगर मैं आपको याद दिलाऊं फॉर्मूला 12th क्लास रेशियो एनालिसिस, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हालांकि ये सारे के सारे फॉर्मूले भी आपको देखने को मिलेंगे, अर्निंग पर शेयर हो गया, रिटर्न ऑन एसेट हो गया, बट ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले देखने को आपको मिलेंगे। अर्निंग पर शेयर हमें क्या बताता है, टेल्स नथिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दोज प्रॉफिट। जब आप अर्निंग पर शेयर की बात करते हो तो आप केवल इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हो कि हमने कितना कमाया, लेकिन इट डज नॉट टेल अबाउट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दोज प्रॉफिट, कि जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके लिए खर्चे क्या हुए हैं उनको वो कंसीडर नहीं करते। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोन, बॉन्ड्स, इक्विटी, लोन्स और बॉन्ड्स आर द पार्ट ऑफ डेट्स, एंड इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाता है और प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आ जाता है। ऐसे 15%, मान लो कि 15% का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, देन ए 14% अर्निंग इज एक्चुअली ए रिडक्शन। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं चिल्ला चिल्ला के कि मैंने 14% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपने जो 14% का प्रॉफिट कमाया है, क्या वो कैपिटल की कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद है? अगर हां तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मैंने 14% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप ये भी तो देखो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, अगर आप वो लोन पे लेकर आए हो और उस पे अगर आपसे एग्जांपल 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और टैक्स जो सेविंग है वो फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूं एक बार, तो मैं कहता हूं 14% मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो 14% प्रॉफिट कमाया वो जो पैसा था वो लोन पे लेके आया था 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको तो 1% का लॉस होगा, तो नॉट ए गेन, तो ये कोई फायदा नहीं है इन इकोनॉमिक वैल्यू। तो जब ईवीए की बात आती है तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैपिटल की कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट होते हैं उन्हीं को कंसीडर करता है और उन्हीं को नॉर्मली ईवीए का नाम दिया जाता है। प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेस टैक्स, देयरबाय रिड्यूसिंग कैश फ्लो। अगर आपको प्रॉफिट होंगे, टैक्स भी बढ़ेगा, और टैक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी जेब में जो कैश बचेगा वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इस लाइन को एक बार मत कॉन्सेंट्रेट करो, चाहे मेन यहां पे ये कहना चाहते थे कि ईवीए इज बेटर देन ईपीएस। कहते हैं ईपीएस जो है वो कैपिटल की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, जबकि ईवीए में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी यहां पे माइनस करेंगे। मेन पॉइंट ये था इस पैराग्राफ का। इसी तरीके से यहां पे हमने कहा ईवीए जो है वो रिटर्न ऑन एसेट से भी अलग है। अब रिटर्न ऑन एसेट नाम से ही क्लियर, और हम पहले पढ़ के भी आते हैं 12th क्लास में, एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे आप कितना % रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अगर मैंने एसेट में 5 लाख रुपए लगा रखा है
50,000 रुपए का प्रॉफिट है तो आप सिंपली कहोगे सर 10% कमा लिया, लेकिन अगेन क्या वो 10% एक्चुअल में प्रॉफिट है? आपने जो एसेट में पैसा लगाया हुआ है वो अगर लोन पे लिया हुआ हो और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा हो 15%, तो आप तो एक्चुअल में लॉसेज में हो। तो रिटर्न ऑन एसेट is a more realistic measure of economic performance, but it ignore the cost of capital. अगर रिटर्न ऑन एसेट को ईपीएस से कंपेयर करें तो कहते हैं ये रियलिस्टिक है, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट की कमी भी वही है, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करता है। एसेट की वैल्यू लेगा, प्रॉफिट कंसीडर करेगा, परसेंटेज में प्रॉफिट बता देगा, दिस इज द रिटर्न ऑन एसेट। लीडिंग फर्म्स कैन ऑब्टेन कैपिटल एट लो कॉस्ट। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, रिलायंस, टाटा, ये बैंक से लोन लेने के लिए जाए, इनको ऑफ कोर्स नो डाउट लोन सस्ते मिल जाते हैं, वी आर फेवरेबल इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट इनके कम होते हैं। सिंपल सी बात है, मैं 1 करोड़ का लोन लेने के लिए जाऊं तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, बट यही अगर रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी 500 करोड़ का लोन लेने के लिए जाते हैं, इजीली उनको लोन अवेलेबल भी होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फेवरेबल, दैट इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। एंड हाई स्टॉक प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब कंपनी इंटरेस्ट कम पे करेगी, इंटरेस्ट कम पे करेगी तो कंपनी के बचेंगे प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा बचेंगे तो कैश फ्लो भी फाइनली तो ज्यादा ही बचेगा, और कहीं ना कहीं शेयर का जो प्राइस है वो कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी, अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड तो करता है, विच दे कैन देन इन्वेस्ट इन देयर ऑपरेशन एट डिसेंट रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन एसेट। इससे क्या होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा तो 16-17% रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन अगर यही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, 11-12-13% भी मेरे लिए फेवरेबल है। दिस टेम्प्ट देम टू एक्सपेंड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रियल रिटर्न, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और यही कारण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती रहती है, क्योंकि उनको लोन इजीली अवेलेबल होते रहते हैं और उनका जो रियल रिटर्न होता है, रियल रिटर्न इज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट विल बी द फेवरेबल। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कम प्रॉफिट होंगे तो भी वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। ईवीए पे अगर मैं बात करूं तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट ईवीए का फॉर्मूला यहां पे सजेस्ट किया गया, बताया गया है, ईवीए इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल चार्ज। ईवीए इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में कैपिटल चार्ज, या फिर नॉर्मली आप इसको ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप फुल्ली लिखो तो ईवीए इज इक्वल टू एनओपीएटी, एनओपीएटी मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, आप पहुंच जाओगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो टैक्सेस, तो वो आ जाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जितनी भी है, से एग्जांपल 50 करोड़ रुपए की कैपिटल है, उसकी कॉस्ट क्या है, 10%, 20% जो भी है, तो कैपिटल पे अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अप्लाई कर दोगे और माइनस कर दोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, दैट विल कम ईवीए। एग्जाम में ईवीए को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईवीए इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना दिया जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल चार्ज, बी बना दिया जाएगा एनओपीएटी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ द अबव। तो हमें फॉर्मूले दोनों याद करने हैं ताकि हम इजीली अपना
एमसीक्यू का आंसर दे सके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं, नहीं है, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। होता तो मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करवाता। EVA represent the value added to the shareholders by generating operating profit in excess of the cost of capital employed in the business। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और ये जो भी उसने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी उसकी जो भी कॉस्ट आई वो माइनस कर दी। तो अगर ईवीए कुछ भी पॉजिटिव बचा है तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए रियल प्रॉफिट है जो बिजनेस के पास बच जाता है, और कहीं ना कहीं जो बिजनेस के पास बच जाएगा उसी को तो बिजनेस फर्दर इन्वेस्ट कर पाएगा, जिसपे कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो कहते हैं ईवीए रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड टू द शेयर होल्डर। क्योंकि सिंपल सी बात, ये बिजनेस के पास बच गया तो वो है किसका, है तो शेयर होल्डर का ही। क्योंकि कभी भी अगर शेयर का प्राइस निकाला जाता है तो केवल और केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, जो रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास वो भी तो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होते हैं। तो ईवीए रिप्रेजेंट द वैल्यू एडेड टू द शेयर होल्डर बाय जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ईवीए क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कैपिटल की कॉस्ट माइनस कर चुके हो, कैपिटल चार्ज माइनस कर चुके हो, तो ईवीए क्या है, इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल बी द वैल्यू एडिशन फॉर द शेयर होल्डर इन द बिजनेस। आपका ईवीए बढ़ेगा अगर, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करेगा विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल। मैं कहता हूं ये वाला जो पार्ट है कैपिटल चार्ज वाला ये कांस्टेंट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ गया तो सिंपल सी बात है ईवीए बढ़ जाएगा। तो कहते हैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करे विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल, कैपिटल चार्ज ना बढ़े, तो क्या बढ़े, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गए, ऑटोमेटिकली आपका ईवीए बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है चलो ठीक है आप एडिशनल कैपिटल लेकर आए, एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, लेकिन वो एडिशनल कैपिटल जो लेकर आया वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, दैट गिव हायर रिटर्न देन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग न्यू कैपिटल। नई कैपिटल ली बिजनेस से 10% पे और उस कैपिटल को लगाया जिसमें 15% का रिटर्न आया, ऑटोमेटिकली आपका ईवीए बढ़ के आएगा। 5% आपको एक्चुअल में रियल प्रॉफिट हुआ है, दैट विल बी ईवीए। और तीसरा पॉइंट कहता है अगर कोई आपके पास अनप्रोडक्टिव कैपिटल पड़ी हुई थी, कैपिटल पड़ी हुई है, पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, उसको आपने क्या कर लिया, लिक्विडेट कर लिया, दैट इज curtailing the unproductive uses of capital। या तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या फिर उस कैपिटल को रिटर्न कर दिया। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, अगर इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ईवीए बढ़ जाएगा, रिटर्न वापस कर दोगे तो फिर उस सिचुएशन में कैपिटल चार्ज आपका कम हो जाएगा तो आपका ईवीए बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने को तो फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ईवीए इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल चार्ज। व्हाट इज कैपिटल चार्ज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल अमाउंट। ये तो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 20%, और ये है कैपिटल की अमाउंट 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, उस तरीके से। या तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए, दोनों ही केसेस में आपका ईवीए इंक्रीज होगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, सिंपल कहूं तो रियल वैल्यू एडिशन इन द बिजनेस, रियल रिटर्न ऑफ द बिजनेस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट। क्योंकि अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन एसेट दोनों की कमियां क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करते, जबकि ईवीए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंसीडर करते हैं। हेडिंग पुट करो
पर्पज क्या होता है ईवीए का? मीन्स टू मेजर शेयर होल्डर वैल्यू क्राइटेरिया। सबसे पहले आप मीनिंग कॉपी करो, 2 लाइन का मीनिंग है। और इसके बाद बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी कॉपी करो। फॉर्मूला कॉपी करो। और किन किन सिचुएशन में आपका ईवीए इंक्रीज होगा, ये 3 पॉइंट भी कॉपी करो। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। साथ में हमने देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कुछ कमियां हैं, ये रिस्क को इग्नोर करता है, एम्बिग्विटी है, टाइमिंग दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने डिस्कस किया, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, क्या कारण है? हालांकि इन्हीं पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी डिस्कस किया, जो कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा है, वही वाले पॉइंट यहाँ पे रिपीट किए गए। इसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और मॉडर्न अप्रोच है। तो किस तरीके से मॉडर्न अप्रोच जो है, दिस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, 2 अलग अलग डिसिप्लिन है, दोनों में किस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा सेलिएंट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जो है, दोनों की अपनी अपनी क्या स्पेशलिटीज है, क्या क्या फीचर्स है। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रोल हो सकता है, वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया ईवीए। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस किए, और लास्ट क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। अभी भी इस चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस्ड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, बट उससे पहले बेटर यही है कि आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करके लास्ट ये आज की और लास्ट जो क्लास थी उसको आप रिवाइज करके आओ, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो वर्डिंग्स है उनको आप अंडरस्टैंड कर सको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो वर्डिंग्स है ऑफ कोर्स थोड़ी सी टफ है। रीजन क्या है?
अभी आप देख रहे हो ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें सारी की सारी टर्म्स यूज हो जाती है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको सबसे इजी लगेगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको हम आगे जाके प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली काफी वाइड डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हम एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।